नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से पंजाब के किसानों ने दिल्ली पर चढ़ाई शुरू कर दी है। बहुत सारे किसान अपने ट्रक और ट्रैक्टर को लेकर दिल्ली की तरफ तेजी से बढ़ रहे हैं, जिसको देखकर सरकार का गला सूख गया है। पर सरकार ने भी इनका पहले ही जुगाड़ बांध दिया है। हरियाणा के बॉर्डर पर पंजाब के किसानों को रोकने के लिए बहुत सारे बैरियर लगा दिए गए हैं। किसानों के ट्रक ट्रैक्टर के टायर में छेद करने के लिए सड़कों पर कीलें गाड़ दी गई हैं। और अगर फिर भी कुछ किसान लोग बॉर्डर पार करने का ट्राई करते हैं तो उनके लिए आर्मी और पुलिस ऑफिसर्स को खड़े कर दिए गए हैं, ताकि उन बेचारे किसानों में डंडे बजाया जा सके। और इतना ही नहीं, सरकार द्वारा किसानों के ऊपर ड्रोन के माध्यम से टीयर बॉम्ब गिराए गए हैं। अब आप ये सोच लो, सिंपल लैंग्वेज में कहा जाए, इस समय पंजाब और हरियाणा के बॉर्डर इंटरनेशनल बॉर्डर बन चुके हैं। अब आप यहां ध्यान से देखना कि 2 महीने बाद भारत के अंदर लोकसभा के इलेक्शन है और इसी समय पर पंजाब के किसान आंदोलन करने आ गए। पर क्यों आए हैं? क्योंकि भाई किसानों की कुछ मांगे हैं जो कि सरकार के सामने रखनी थी, पर सरकार उनको चाहकर भी नहीं मान सकती। आपके मन में सवाल उठ रहा होगा कि इस समय तो सरकार फ्री में दारू बांटती है, फ्री में चीजें बांटती हैं और वोट बैंक के लिए कुछ भी करती हैं, तो क्यों सरकार इनकी मांगे पूरी नहीं कर सकती? आज की वीडियो में हम यही बात करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं वीडियो। 2020-21 में सरकार के 3 कानूनों के खिलाफ किसान आंदोलन शुरू हुआ था। जब सरकार ने उन कानूनों को वापस ले लिया तो ये पूरा आंदोलन शांत हो गया था, लोग अपने घरों में चले गए थे। पर 2024 में फिर से किसानों ने कुछ अपनी मांगे रखी हैं, जो वो चाहते हैं कि सरकार उनकी मांगों को एक्सेप्ट करे। उनकी मांगे हैं जैसे कि लखमीरपुर में जो किसान मरे थे उनको कंपनसेशन मिलना चाहिए। भाई ये बात बिल्कुल सही है कि उनको मिलना चाहिए कंपनसेशन। दूसरा है कि 2020-21 में जब आंदोलन हुए थे उसमें जिन किसानों को जेल में डाला गया था उनको दोबारा रिहा करना चाहिए, और साथ में ही वहां उस समय जो प्रताड़ित किया गया था उन लोगों को कंपनसेशन मिलना चाहिए। यह भी बिल्कुल सही है। तीसरा है कि किसानों का जितना भी कर्ज है उसको माफ कर देना चाहिए। देखो कहीं ना कहीं 50 से 60% तो ये भी ठीक है। चौथी मांग उनकी यह है कि भारत को WTO से, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन से बाहर आना चाहिए। ये मुझे नहीं लगता कि ये पॉसिबल हो सकता है, ये तो बिल्कुल बेकार मांग है उनकी। देखो ये मांग तो उनकी साइडर थी, जैसे कि एग्जाम्पल एक हस्बैंड को वाइफ के साथ साली भी चाहिए ना, उसी तरीके से उनकी मेन मांग तो कुछ और थी। उनकी मेन मांग ये है कि मिनिमम सपोर्ट प्राइस को परमानेंट कर देना चाहिए कानून बनाकर, और साथ में ये MS स्वामीनाथन की रिपोर्ट के आधार पर C2 + 50% एक्स्ट्रा उन्हें मूल्य मिलना चाहिए अपनी फसल पर। का कानून वो कह रहे हैं इसमें मंत्री महोदय कमेटी बना देते हैं। हमने सीधी सी बात, CACP एक ऐसा अदारा है जो किसान के फसल के दाम के रेट के बारे में सिफारिश करता, वो सारी डिटेल्स ले लेता है। वो 23 फसलों पे पिछले लंबे समय से भारत सरकार करती आ रही है। हर 6 महीने बाद गेहूं हो, धान हो और चीजें हैं, उनके ऊपर वो MSP का अनाउंस करते हैं। कुछ फसलें तो खरीदी जाती हैं, कुछ नहीं खरीदी। हमने कहा आपने कुछ नहीं करना, ये जो 23 फसलों का आप अनाउंसमेंट कर रहे हैं पूरी कैलकुलेट करके, उसके ऊपर लीगल श्योरिटी करते हैं कि आपकी मंडी में MSP से नीचे बिकेगी नहीं। अब फिर बोले इस पे कमेटी बनाए। हमने बोला इस पे तर्क दीजिए, इस पे कमेटी बनाने की जरूरत नहीं है ही नहीं। तो इससे सबसे पहले हम ये जानते हैं कि भाई MSP होता क्या है। 1965 में हमारे भारत में बहुत ज्यादा अकाल पड़ा था। भारत में लोग खाने के लिए तरस गए थे। जब हम भारत ने अमेरिका से मदद मांगी तो अमेरिका ने अपना वो अनाज हमें दिया था जिनको अमेरिका में कुत्ते खाते हैं। अब इसी स्थिति से बचने के लिए 1965 में ग्रीन रेवोल्यूशन को लाया गया, हरित क्रांति को लाया गया था, जिसके बाद हमारा भारत बहुत ही ज्यादा अनाज उपजा पाता था। पेट भरना तो छोड़ो, हम दूसरे देशों में एक्सपोर्ट भी करने लग गए थे। अब हम जानते हैं कि MSP होता क्या है। देखो काफी बार ऐसा होता है कि कृषि के उत्पादन के मूल्य में गिरावट आ जाती है। अब बस इसी चीज से बचाने के लिए किसानों को सरकार ने मिनिमम सपोर्ट प्राइस स्कीम लाई, ताकि किसानों को मूल्य की गिरावट होने की स्थिति में भी न्यूनतम मूल्य दिया जा सके। अब जो ये न्यूनतम मूल्य होता है ना, बुआई से पहले ही सरकार तय करती है कि अगर बुआई के बाद फसल की मूल्य में बढ़ावट होती है तो किसान कहीं भी उसे बेच सकते हैं। अब मैं आपको MSP को एग्जाम्पल के थ्रू समझाता हूँ। सपोज करो आपने सोचा कि भाई मुझे गर्लफ्रेंड बनानी है, पर उस पर खर्च करना पड़ेगा कम से कम 50,000 रुपये। जैसे 20,000 का फ़ोन लेना पड़ेगा, 20,000 की शॉपिंग करानी पड़ेगी और 10,000 रुपये का उसे रेस्टोरेंट में खाना खिलाना पड़ेगा।
का। अब कैसे तुम बिना रिस्क के कर लोगे? ऐसे कर भी लेता कोई लेकिन अगर जो सरकार तुम्हें कह दे कि देख भाई तू आराम से अपनी गर्लफ्रेंड बना, अगर जो 20,000 का फोन वो नहीं लेगी ना तो उसको 23,000 का मैं खरीद लूंगा। अगर गवर्नमेंट कहे कि 20,000 की शॉपिंग करा, अगर जो वो नहीं लेती सामान, मना कर देती है तुझे, तो वो 20,000 की 23,000 में मैं खरीद लूंगा। 10,000 का अगर वो नहीं खाना खाती तो उसको 10,000 के ऊपर 5,000 रुपये और ऊपर रख के मैं उसे खरीद लूंगा। उसमें तुम्हें तो लॉस नहीं होगा बल्कि सरकार को ही फायदा होगा। अब देखो ऐसा ही गवर्नमेंट करती है एमएसपी के केस में, कि गवर्नमेंट कहती है कि तुम अनाज उपजाओ और उसके बाद अगर तुम्हारा नहीं बिका ना तो तुम्हारी जितनी भी लागत होगी ना उसके ऊपर हम कुछ पैसे देके हम उस फसल को खरीद लेंगे। सबसे पहले 1966-67 में एमएसपी सिर्फ और सिर्फ गेहूं पर दी जाती थी, पर बाद में अब 23 फसलों पर एमएसपी दी जाती है। अब देखो किसानों की यही मांग है कि किसान कहते हैं कि भाई हम लोगों को एमएसपी जो दी जा रही है उसके लिए कानून बनाया जाना चाहिए ताकि ये हमारे लिए परमानेंट हो जाए। और साथ में ही एमएस स्वामीनाथन की रिपोर्ट के आधार पर जो ये C2 + 50% एक्स्ट्रा मिलना चाहिए ना वो भी हमें मिलना चाहिए। पर देखो सरकार ने इनकी मांगों पर कोई खास ध्यान नहीं दिया, जिसके बाद किसान में करंट दौड़ पड़ा और किसान भी 13 फरवरी 2024 को पंजाब से निकल गए दिल्ली पर चढ़ाई करने के लिए। वो बहुत सारे ट्रैक्टर लेके आ रहे हैं, बहुत सारी कार लेकर आ रहे हैं। पर सरकार ने भी पंजाब और हरियाणा के बॉर्डर पर बहुत सारे बैरियर लगा दिए गए हैं, जमीनों में कीलें गाड़ दी गई हैं और साथ में आर्मी और पुलिस ऑफिसर्स को खड़े कर दिए गए हैं। और इतना ही नहीं, सरकार ने ड्रोन के माध्यम से किसानों पर टीयर बॉम्ब भी बरसाए हैं और साथ में ही रबड़ बुलेट होती है ना जो, उनको भी किसानों पर बरसाया है, जिस वजह से बहुत सारे किसान बेचारे इंजर्ड हो गए। अब देखो इसी घटना को देखने के बाद बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टी अपना फायदा ढूंढते इस किसान आंदोलन में आ गई। जैसे कि राहुल गांधी कहते हैं कि अगर हमारी पार्टी जीत जाती है तो हम सब किसानों का ऋण माफ कर देंगे और साथ में ही एमएसपी स्वामीनाथन रिपोर्ट के आधार पर तय करेंगे। स्वामीनाथन जी ने अपनी रिपोर्ट में साफ कहा है कि किसानों को लीगल राइट एमएसपी की मिलनी चाहिए। वो बीजेपी की सरकार नहीं कर रही। तो मैं आपको यहां जो खारगे जी ने कहा उसको दोहराना चाहता हूं कि इंडिया की सरकार आएगी तो हम एमएसपी की गारंटी हिंदुस्तान के किसानों को देंगे। जो स्वामीनाथन रिपोर्ट में लिखा है वो हम पूरा करके आपको दे देंगे। अब यार देखो यहाँ हंसी आती है राहुल गांधी की सोच पर। आप ये देखना, स्वामीनाथन जो रिपोर्ट थी वो 2004 में आई थी और 2004 से 2014 तक किसकी पार्टी थी? कांग्रेस की सरकार थी। क्या कांग्रेस सरकार उस समय एमएसपी को स्वामीनाथन की रिपोर्ट के आधार पर देने को तैयार थी? तो जवाब है बिल्कुल नहीं। उन्होंने कह दी थी ये तो बेतुके का सवाल है, ऐसा तो पॉसिबल ही नहीं हो सकता। In fact, the Congress rejected the Swaminathan report. Congress rejected fair MSP demand in 2010. UPA's 2010 Rajya Sabha response has been accessed, where it shows clearly the UPA's double speak. पर खुशी की बात यह है कि इस समय भी किसान है ना राहुल गांधी की कुछ बातों में आ नहीं रहे। वो भी राहुल गांधी को कोई भाव नहीं दे रहे क्योंकि उन्हें भी पता है कि पॉलिटिकल पार्टी अपना फायदा जरूर ढूंढेगी और वो ढूंढ रही है। किसी जो बोला जा रहा है मीडिया में, कोई कांग्रेस को नहीं, कोई कांग्रेस हमें सपोर्ट नहीं करती। हम कांग्रेस को भी उतना दोषी मानते हैं जितना भाजपा दोषी है। ये नीतियां तो कांग्रेस लेके आई। हम कोई लेफ्ट नहीं है। हम जो सीपीआई सीपीएम ने जो बंगाल में राज किया, उन्होंने 20 गलतियां की। वहां से पश्चिमी बंगाल में कौन सा इंकलाब आ गया? हम किसी के पक्ष वाले नहीं, हम किसान मजदूर की आवाज उठाने वाले, उनके आदमी। अब सवाल ये उठता है कि भाई क्या दिक्कत है, क्यों पॉलिटिकल पार्टी किसानों की मांग नहीं मान सकती? देखो ये तो सबसे अच्छा मौका है कि जिस समय लोग फ्री में बहुत चीजें बांटती है, किसान आंदोलन कर रहे हैं, उनकी मांगे हैं तो भाई एक्सेप्ट कर लो ना, क्या दिक्कत है? जहां पंजाब में उन्हें वोट नहीं मिलता था, कम से कम अब लोग पूछने तो लग जाएंगे। लेकिन रीजन क्या है, क्यों दिक्कत आ रही है एमएसपी की इस बात को मानने के लिए? तो उसके कई रीजन है। जैसे फर्स्ट प्रॉब्लम है पैसा। बताया जा रहा है कि अगर सरकार किसानों की मांग मान लेती है तो लगभग 10 लाख करोड़ का खर्चा बढ़ जाएगा और ये इतना बड़ा खर्चा है जितना हमारी सरकार ने अपने बजट पर इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए बजट तैयार करा है ना, उतना बड़ा खर्चा है। और इतना ही नहीं,
किसान 10,000 रुपए पेंशन के रूप में मांग रहे हैं, साथ में 1 साल में 200 दिनों का काम मनरेगा में, वो भी 700 रुपए दिहाड़ी के हिसाब से मांग रहे हैं, फ्री बिजली मांग रहे हैं और डीजल पर भी सब्सिडी मांग रहे हैं। आपको पता है इनका टोटल करो ना तो कितना बजट बैठा है? ये बैठा है लगभग 36 लाख करोड़। और आपको जानकर आप शॉक्ड हो जाओगे कि हमारे इस साल का जो फाइनेंशियल ईयर का जो बजट है ना वो टोटल 45 लाख करोड़ है। तो आप खुद बताओ क्या ये पॉसिबल हो सकता है? नहीं हो सकता। दूसरी एमएसपी की मांग के लिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि भारत सरकार द्वारा 23 फसलों पर एमएसपी दी जाती है, पर सिर्फ और सिर्फ कागजों के अंदर। रियलिटी में तो 90% एमएसपी के रूप में सिर्फ गेहूं और चावल को ही लिया जाता है। और आप जानकर शॉक्ड हो जाओगे कि उस गेहूं और चावल में से 90% वो गेहूं और चावल सिर्फ और सिर्फ पंजाब, हरियाणा और पश्चिम उत्तर प्रदेश और तमिलनाडु से ही जाता है। और क्या आपको पता है चावल के लिए लगभग 100 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा चाहिए होती है और गेहूं के लिए भी लगभग 75 सेंटीमीटर के आसपास वर्षा चाहिए होती है। लेकिन जबकि पंजाब, हरियाणा में तो सिर्फ 50 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा होती है। पंजाब और हरियाणा की जमीन है वो इस काबिल नहीं है कि गेहूं और चावल उगाया जा सके। इतना पानी फिर आता कहां से है? भूजल से आता है। इसीलिए ही उत्तर भारत का जो भूजल स्तर है ना वो काफी नीचे गिर गया है। भारत सरकार द्वारा किसानों को बिजली पर सब्सिडी दी जाती है, जिसके बाद ये पंजाब हरियाणा के किसान है ना ट्यूबवेल को चलाकर छोड़ देते हैं और पानी कितना ज्यादा बह रहा है उन्हें खुद तक नहीं पता रहता, क्योंकि भाई फिर ज्यादा पैसा जाता नहीं बिजली पर इतना, तो पानी बहने तो जितना बह रहा है। जिस वजह से हमारे देश के ना उत्तर भारत के कुएं खाली हो चुके हैं, पानी का जल स्तर काफी नीचे जा चुका है। यूएन की एक रिपोर्ट है जिसमें बताया गया है कि कुछ सालों बाद भारत जल संकट का सामना करेगा। 2025 तक तो पश्चिम के जो क्षेत्र है ना भारत के, वहां पर जल संकट का सामना पक्का देखने को मिलेगा। इसी रिपोर्ट के अनुसार भारत दुनिया का सबसे बड़ा भूजल उपयोग करता है। ये तो कुछ भी नहीं है। पंजाब और हरियाणा के किसानों को पता है कि गेहूं और चावल को उगाने से बहुत ज़्यादा फायदा है, क्योंकि सरकार उनसे वो खरीद लेगी और ना उन्हें बेचने की ज़्यादा झंझट होगी, सब कुछ फायदा ही फायदा है। इसलिए जो पंजाब हरियाणा के किसान होते हैं वो क्या करते हैं, वो धान की खेती करते हैं और खेती करने के बाद लगभग कुछ टाइम के लिए जो खेत को है ना खाली छोड़ा जाता है ताकि उसमें वो उपजाऊपन हो सके दोबारा। लेकिन वो क्या करते हैं पंजाब और हरियाणा के किसान कि जो भी धान की पराली बची होती है उसको जला देते हैं, जिससे बहुत ज्यादा हानिकारक गैसें निकलती हैं और लोगों की हेल्थ पे बहुत ज्यादा नुकसान होता है। जैसे कि ग्रीन हाउस गैसें जैसे CO2, मीथेन गैसों का उत्सर्जन होता है, जिससे कि ग्लोबल वार्मिंग बढ़ती है। दूसरी प्रॉब्लम है कि जो पराली दहन के कारण है ना जो मृदा की उर्वरता होती है वो सारी खत्म हो जाती है। पराली दहन के बाद पानी के थ्रू जो राख होती है और केमिकल होते हैं ना वो तालाबों में जाते हैं खेत से होते हुए, जिसके कारण बहुत सारे पानी की गुणवत्ता खराब हो जाती है। और आपको पता है नीति आयोग की रिपोर्ट के अनुसार हर साल लगभग 2 लाख लोग गंदे पानी पीने के चक्कर में मर जाते हैं। इसीलिए ही 10 दिसंबर 2015 को NGT ने पराली जलाने पर पाबंदी लगाई थी और साथ में ही जो IPC की धारा 188 के तहत पराली जलाना एक गैर कानूनी अपराध है। पर किसान इस चीज को मानते हैं? कभी नहीं मानते। तभी देखा होगा आपने अगर जो दिल्ली वाले होंगे कि जो दिल्ली में रहने के बाद है ना जब ये अक्टूबर नवंबर का टाइम आता है, दिवाली का टाइम, तो बहुत सारे लोगों के आंखों में जलन होने लगती है। उसका रीजन पता है क्या है? उसका रीजन है पराली जलाना, जिस वजह से पोल्यूशन होता है यहाँ पर। थर्ड प्रॉब्लम है कि जो भारत सरकार द्वारा जो MSP लाई गई थी ना वो देश के किसानों के लिए लाई गई थी, पर जैसे कि मैंने बताया है कि 90% तो गेहूं और चावल को लिया जाता है और उस गेहूं और चावल के 90% का जो उत्पादन है वो खाली पंजाब और हरियाणा और पश्चिम उत्तर प्रदेश करते हैं। मतलब कि MSP का फायदा तो कुल इन तीनों राज्यों को ही हो रहा है ना, और किसी किसान को हो रहा है? नहीं हो रहा। अब 2015 में शांता कुमार समिति बैठी थी जिसने अपने अध्ययन में बताया कि MSP का फायदा सिर्फ 6% लोगों को ही हो रहा है। 94% लोग MSP के फायदे से वंचित हैं। इसलिए आपने देखा होगा कि जो पंजाब हरियाणा किसान के हमेशा मुद्दे होते हैं ना वो MSP को ही लेकर होते हैं। फोर्थ रीजन है MSP की मांग को मानने का, वो है महंगाई। अब सपोज करो मैं एग्जाम्पल के द्वारा समझाता हूं आपको कि सरकार ने किसान
दुकान से 100 रुपए में 1 किलो अनाज खरीदा और वो सब्सिडी के थ्रू और हम गरीबों को बांट रहे हैं, तो मानते हैं कि 50 रुपए में वो गरीबों को बांट रहे हैं, तो मतलब कि उन्हें 50 रुपए का ही तो लॉस हुआ। लेकिन अगर किसान कह रहे हैं कि भाई हम अपने गेहूं को 1 किलो गेहूं को 150 रुपए में देंगे और गवर्नमेंट ने 150 रुपए में खरीद भी ली, तो गवर्नमेंट पागल नहीं है कि वो हम लोगों को, गरीब लोगों को 50 रुपए में ही देगी और 100 रुपए का अपना नुकसान करेगी। गवर्नमेंट क्या करेगी, वो गेहूं और चावल वगैरह की कीमत को है ना बढ़ा देगी, 70 रुपए का कर देगी, जिससे नुकसान किसका होगा, हम लोगों का। हम कहां से लाएंगे भाई, खाने को हमारे मिलता नहीं, 50 रुपए भी हमें बड़े भारी लगते हैं और 20 रुपए और बढ़ा देगा तो हमारा ही नुकसान होगा ना। ये आंकड़ा सर्वमान्य नहीं है, बस मैं समझाने के लिए बता रहा हूं। अगर जो गवर्नमेंट इनके पैसे मतलब 10 लाख करोड़ रुपए खर्च करेगी तो जाहिर सी बात है इंफ्रास्ट्रक्चर में से और भी चीजों में से बचा बचा के करना पड़ेगा, जिस वजह से शायद हमारा देश कमजोर हो सकता है। देखो यहां पर मैं अब अपना ओपिनियन देता हूं। यह बात बिल्कुल कंफर्म है कि किसान से ज्यादा मेहनत कोई नहीं करता, सबसे ज्यादा मेहनत किसान करते हैं। और फसलों में उतार चढ़ाव होना यह तो एक नॉर्मल सी बात है, इसलिए गवर्नमेंट को परमानेंट कानून के द्वारा मिनिमम सपोर्ट प्राइस देना ही चाहिए। और साथ में जो भी किसानों की मांग है ना, उसमें से 80% किसानों की मांग बिल्कुल वैलिड है, उन्हें मानना ही चाहिए। पर एक बात बिल्कुल क्लियर करना चाहिए कि एमएसपी में सुधार करना चाहिए। पर सुधार क्या करना चाहिए कि गवर्नमेंट ने जो एमएसपी स्कीम निकाली थी ना, वो खाली पंजाब, हरियाणा, पश्चिम उत्तर प्रदेश के किसानों के लिए ही नहीं बल्कि देश के किसानों के लिए निकाली थी। एमएसपी की स्कीम है ना, वो फसलों के आधार पर तय नहीं करना चाहिए बल्कि उन्हें क्षेत्रों के आधार पर तय करनी चाहिए। जैसे कि हरियाणा, पंजाब इन वगैरह में जमीन ऐसी है जहां पर पानी नहीं होता इतना, तो वहां पर गेहूं और चावल को एमएसपी के रूप में नहीं लेना चाहिए बल्कि दलहन, तिलहन और मोटे अनाजों को लेना चाहिए। जो पूर्वी भारत है वहां पर पानी की मात्रा भर भर कर है, वहां पर गेहूं, चावल, गन्ने के लिए अच्छा खासा पानी उपलब्ध है, जो जिससे भूजल भी बचेगा। वहां से उन्हें एमएसपी के रूप में गेहूं, चावल वगैरह लेना चाहिए। और जो साउथ इंडिया है वहां पर से मसाले हो गए, चावल हो गए, गेहूं हो गए, और भी फसल लेनी चाहिए। ऐसे ये होगा कि जो भी हम बिजली के रूप में दे रहे हैं सब्सिडी, उसका पैसा बचेगा। जो कि उच्च उत्पादकता वाले बीज दे रहे हैं जिसमें बहुत ज्यादा केमिकल होता है, उसमें भी पैसा बचेगा। अब ये पैसा जो भी ये सब्सिडी में बच रहा है, ये किसानों को ऊपर से रख कर दे दो, इससे फायदा तो किसानों का ही होगा ना। पर बात बिल्कुल क्लियर है कि हमें एमएसपी में सुधार लाना ही पड़ेगा। पर हाँ, एमएसपी पूरे देश के लिए होनी चाहिए, ना कि 3 राज्य के लिए। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगे तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर देना और ऐसी और वीडियो के लिए प्लीज़ मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच।